रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीतिका। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीतिका एपिसोड नंबर 32। कम वक्त वो एक बंदर था जो शायद मेरे सामान में खाने की कोई चीज़ तलाश कर रहा था कि मारा गया। मुझे कुछ देर पहले की अपनी बौखलाहट पर हंसी आ गई। मैं कुछ देर तक अपनी घबराहट का ख्याल करके दिल ही दिल में लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा और फिर मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। पता नहीं मुझे सोए हुए कितनी देर गुजरी थी कि शेर की खौफनाक धाड़ से मेरी आँख खुल गई। शेर नज़दीक ही मौजूद था। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने अपनी शिकारी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही शेरों का शिकार किया था, लेकिन ऐसा खौफ कभी महसूस नहीं किया था। वहाँ की बात कुछ और थी। अपने इलाके का जंगल मेरा देखा भाला था। उसका कोई गोशा ऐसा ना था जहाँ मेरे कदम ना पहुँचे हों, लेकिन आज मैं जिस जगह था वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। मुझे ये तक पता न था कि इस जंगल में कौन कौन से जानवर हैं। शेर दोबारा धाड़ा। उसकी धाड़ में न जाने क्या असर था। एक लहजे के लिए मेरे सोचने समझने की कुव्वतें जवाब दे गईं। मेरा जहन वक्ती तौर पर मुअत्तल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी बुजुर्गों हालत को संभाला और दिल को मजबूत करके बैठ गया और अपनी नज़रें अंधेरे में जमा दी। जल्द ही मुझे शेर की पोजीशन मालूम हो गई। मेरे सामने कुछ फासले पर 2 दहकते हुए अंगारे रोशन थे, जो ज़ाहिर है कि शेर की आंखों के अलावा और कुछ न था। मैंने राइफल का निशाना लिया और संभल कर अपनी नज़रें उन अंगारों की तरफ जमा दी। दरख्त पर होने की वजह से मुझे वैसे तो कोई ख़तरा ना था, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी थी। कुछ शेरों में इतनी कुव्वत होती है कि वो बाआसानी ऊंची छलांगें लगा सकते हैं। मैंने कई तजर्बाकार शिकारियों से सुना है कि अक्सर शेर एक ही जिस्म में दरख्त पर बैठे हुए शिकार को खींच लेते हैं। बस औकात ये भी होता है कि शेर मचान तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन शिकारी ज़हनी तौर पर उसे खौफज़दा हो जाते हैं कि वो खुद ही पके फल की मानद ज़मीन पर आ गिरते हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं इत्मीनान से बैठा रहूं, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए अमली तौर पर नामुमकिन था। शेर दबे कदमों से चलता हुआ दरख्त के नीचे आ खड़ा हुआ था। शायद उसने अपने शिकार की बू पा ली थी। वैसे तो मुझे कोई खतरा ना था, लेकिन मैं किसी किस्म की गफलत नहीं बरतना चाहता था। मैंने निशाना लेकर ट्रैगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाना ही चाहता था कि फायर की आवाज़ से जंगल का सुकून दरहम बरहम हो गया। शेर बड़े खौफनाक अंदाज में धाड़ा था। मैंने हैरत से अपने राइफल की तरफ देखा, लेकिन ये फायर मेरी राइफल से नहीं हुआ था। मेरे कुछ सोचने से कबल दूसरा फायर हुआ। शेर बदस्तूर धाड़ रहा था, लेकिन दूसरे फायर के साथ ही उसकी आवाज़ रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती चली गई। हैरत के मारे मेरा बुरा हाल था। आखिर इस जंगल में मेरे अलावा और कौन शख्स मौजूद था? अब तक मैं यही सोच रहा था कि इस तारीख जंगल में सफ़र करने वाला मैं वाहिद शख्स हूँ, लेकिन अब मेरी यह खुश फहमी रफ़ा हो चुकी थी। इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई शख्स मौजूद था, लेकिन वो कौन था उसके बारे में बिल्कुल मैं ला इल्म था। जो मैं सोचता गया वो दिमाग भूल भलियों में उलझता गया। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, शायद वहाट भी मेरे ही आसपास मौजूद है। उसके अलावा किसी और दूसरे शख्स का इस जंगल में क्या काम? मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वहाट मेरे ही आसपास मौजूद था और मैं उसे तलाश करने जैसे कासर हूँ। ये इसरार मेरे लिए एक चैलेंज था। रात का न जाने कौन सा पहर था।
मेरा दिल यही चाह रहा था कि दरख्त से उतरूं और हर उस जगह पर फायरिंग शुरू कर दूं जहां जहां वाहिद के छुपने का अमकान हो सकता है। उसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और रात गुजरने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार की इस कैफियत में घंटे मुझे सदियों की मानद महसूस हुए, लेकिन मैं बदस्तूर अपने अज़म पर कायम रहा। बिल आखिर सुबह के आसार नमूदार हुए। मेरे बदन में नई चुस्ती और फुर्ती आ गई और मैं बदबख्त वाहिद को कैफरे करदार तक पहुंचाने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो गया। सुबह का मंजर इंतहाई दिलकश था, लेकिन मैं इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होने की पोजीशन में नहीं था। मैंने फौरी तौर पर दरख्त से उतरना मुनासिब नहीं समझा। मुझे अंदेशा था कि अगर मैं दरख्त से उतरा तो वाहिद की नज़रों में आ जाऊंगा, जबकि मेरा ख्याल उससे मफरूज़े पर मबनी था कि वाहिद ने अब तक मुझे नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं सलामत ना रहता। चुनाचा मैं इत्मीनान से दरख्त पर बैठा रहा, लेकिन मेरी नज़रों को करार ना था। दूरबीन मेरी आंखों से लगी हुई थी और मैं एक एक झाड़ी को अपनी निगाह से खंगाल रहा था। मैं बहुत देर तक वाहिद को तलाश करता रहा, लेकिन मेरी नज़रें उसे पाने में नाकाम रही। दरख्त से उतरना मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था। वाहिद पता नहीं कहाँ से राइफल हासिल करने में कामयाब हो गया था। मुझे खदशा यही था कि अगर मैं दरख्त पर से उतरा तो वाहिद जो यहीं कहीं छुपा बैठा है बिला ताख़ीर अपनी गोली का निशाना बनाएगा। सूरत हाल इंतहाई संगीन थी। मेरा दिमाग बड़ी तेज़ी से उस मुसीबत से अहदे बरामद होने की तदबीरें सोच रहा था। सोचो विचार के बाद मैंने एक चाल चलने का फ़ैसला किया। दरख्त पर बैठे बैठे मैंने दोनों हाथों का हल्का बनाया और अपने फेफड़ों का पूरा ज़ोर लगाकर चीखा, वाहिद, मैंने तुम्हें देख लिया है। अपनी राइफल फेंक दो और फ़ौरन बाहर निकल आओ। तुम्हें सोचने और फैसला करने के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं। 2 मिनट गुजरने के बाद मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। मेरी आवाज़ हवा के दोष पर फैलती गई। मुझे मुकम्मल यकीन था कि वाहिद बौखलाकर अपनी कबीन गाह से निकल आएगा। मैंने राइफल उठाकर अपनी गोद में रख ली और दूरबीन की मदद से अपनी आवाज़ का रद्द अमल देखने लगा, लेकिन वाहिद बेहद चालाक था। वो 2 मिनट दरकिनार 4 मिनट गुजर गए और मुझे अपनी तदबीर फेल होती हुई नज़र आने लगी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने राइफल उठाई और इधर उधर झाड़ी की तरफ एक एक फायर झोंक दिया जहां मुझे वाहिद की मौजूदगी का शुबा था। झाड़ियों में हलचल रूनुमा हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे 5 फायर रायगा नहीं गए, क्योंकि अब कारतूस ज़ाया कर रहे हैं चीफ। मुझे अपने अकब में से टोबो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरत से उछल पड़ा। मैंने पलट कर पीछे देखा। टोबो मेरे ही दरख्त की एक शाख पर बैठा दांत निकाले मुझे देख रहा था। एक सानी के लिए मुझे अपनी आंखों पर एतबार ना आया। टोबो की मौजूदगी मुझे एक ख्वाब महसूस हो रही थी जिसे दिन में देखा जा रहा था। क्यों चीफ? टोबो ने मुझे मुस्कुराते हुए मुखातब किया। क्या मेरी यहाँ मौजूदगी तुम्हारे लिए बड़ी हैरत का बायस बनी है? बेपनाह, मैं एक ठंडी सांस लेकर बोला। मुझे गुमान तक नहीं था कि तुम यहाँ होगे। भला टोबो तुम्हें इस मनहूस सफ़ेद फार्म की तलाश में अकेला यहाँ तक इतनी आसानी के साथ आने देता? मैं अपनी हैरत पर काबू पा चुका था। बात साफ ज़ाहिर थी कि टोबो मेरा ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था और उसके जज्बे का एहसास करके मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। तो टोबो, गोया तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। टोबो ने दांत निकाला और बोला, यस चीफ। कमाल है, मैं तुम्हारी मौजूदगी का एहसास भी नहीं कर पाया। टोबो की मौजूदगी का पता चलाना इतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पर 100% यकीन है और मैं उसे झुटलाना मेरा ख्याल है। हम आज का दिन इसी दरख्त पर गुजारेंगे। टोबो ने मुझे उकसाया। तुम्हारे साथ की खुशी में ये तो कुछ कम नहीं, अगर कहो तो, मैंने जवाब दिया। उतरे, यहाँ बैठकर क्या करना है? टोबो ने कहा और दम से ज़मीन पर कूद गया। मैं कूदने में उसकी तकलीफ नहीं कर सकता था, लिहाजा मैं बड़े आराम से दरख्त से उतरा और टोबो के बराबर में खड़ा हो गया। टोबो पुरतजस्सुस निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। टोबो, क्या बात है? कुछ नहीं चीफ। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करो टोबो। तुम आखिर इस तरह क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि अब हमारा रुख किस तरफ होना चाहिए। तो क्या अब तक गलत रास्ते पर चल रहा था? नहीं चीफ, तुम आए तो ठीक हो, लेकिन अब हमारा इस रास्ते पर सफ़र जारी रखना फ़िलहाल मुनासिब नहीं। क्यों?
اس لیے کہ مجھے یہاں ایسے آثار دکھائی نہیں دیتے جن سے ظاہر ہو کہ وہائٹ یہاں سے گزرا ہو۔ تو کیا وہ کسی دوسرے راستے پر گزرا ہے؟ یقیناً، ٹوبو نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر تم ہی مشورہ دو کہ ہمیں اپنا سفر کس سمت سے شروع کرنا چاہیے۔ چیف، پہلے میں ادھر ادھر گھوم کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہائٹ نے فرار ہونے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، لیکن ٹوبو، تم یہ کس طرح معلوم کرو گے؟ تم دیکھتے رہو ماسٹر، ٹوبو نے ابھی جنگلوں کی فضاؤں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ میری آنکھیں یقیناً اس راستے کی نشاندہی کر سکتی ہیں جس پر کسی کے قدم گزرے ہوں۔ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں ہم سے پہلے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ میرا دل اور تجربہ یہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ تب تو گویا میں نے ادھر آ کر وقت ہی ضائع کیا ہے، میں پرخیال انداز میں بولا۔ کوئی بات نہیں ماسٹر، افریقہ کا ہر خطہ اپنے اندر ایک نئی کہانی رکھتا ہے۔ یہاں کا جو علاقہ بھی دیکھ لیا جائے وہ ایک بار یاد حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ آؤ یہاں سے چلیں، ٹوبو نے کہا، لیکن کس طرف؟ افریقہ تمہارے لیے اجنبی ہے ٹوبو۔ ٹوبو کے لیے نہیں، بس چلتے رہو۔ اب ٹوبو تمہارے ساتھ ہے اور تم اس صحرائے اعظم میں اکیلے نہیں ہو۔ اور میں ٹوبو کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ واقعی بڑا فرق تھا۔ ٹوبو پر مجھے مکمل اعتماد تھا، اور کوئی قابل اعتماد شخص مددگار ہو تو انسان خود کو کسی قدر ہلکا محسوس کرتا ہے۔ کیسی مضبوطی کا سا احساس ہوتا ہے۔ اس سے اب سے قبل میں اس ماحول سے خوفزدہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میرے دل میں تنہائی کا احساس ضرور تھا۔ محتاط رہنے کا خیال بھی ذہن پر مسلط تھا۔ گویا یہ کیفیت تھی کہ صرف خود پر بھروسہ کرو۔ اگر محتاط رہے تو زندگی پاؤ گے، ورنہ مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن اب جیسے میرا سارا بوجھ ٹوبو نے سنبھال لیا ہو، میں اس کی محبت کا بھی دل میں اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے میرے لیے اپنے ساتھیوں تک کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ٹوبو، میں نے اسے آواز دی۔ ماسٹر، تمہارے دوسرے ساتھی کہاں گئے؟ قبیلے میں ہے ماسٹر۔ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ آنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں ماسٹر۔ تو ٹوبو نے شرارت امیز انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں کی سی شوخی تھی۔ کیوں نہیں بتایا؟ ماسٹر، محبت کرو تو پھر درمیان میں کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے۔ احتیاط، احساس، مشورے، محبت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں ماسٹر، بس میں تمہارے پیچھے چلا آیا، لیکن سمجھنے کی کوشش کرو ماسٹر۔ وہ ہچکچا بھی سکتے تھے، سوچ بھی سکتے تھے، مجھے کوئی مشورہ دینے کی کوشش بھی کر سکتے، اور میرے پاس ان کے سننے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اوہو، میں ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ٹوبو کی محبت نے میرے سوئے ہوئے جذبے جگا دیے تھے۔ کچھ اپنے تھے اور کچھ بیگانے۔ جو بیگانے تھے وہ آنکھیں بند کر کے محبت کرتے تھے، اور جو اپنے تھے انہوں نے آنکھیں ہی بند کر لی تھی۔ کیسی انوکھی بات تھی۔ ماسٹر، اچانک ٹوبو کی آواز سنائی دی۔ میں خیالات سے چونک پڑا۔ کیا سوچنے لگے ماسٹر؟ کچھ نہیں ٹوبو، میں نے کسی قدر اداسی سے کہا۔ ماسٹر، ٹوبو کی آواز میں بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں چونک پڑا۔ ارے کیا بات ہے ٹوبو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شاید تم ناراض ہو گئے ہو ماسٹر۔ کس بات پر ٹوبو؟ شاید تم تنہا رہنا چاہتے تھے، میں نے تمہارے پیچھے آ کر تمہیں پریشان کیا ہے۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا ٹوبو؟ میں نے خشک انداز میں پوچھا۔ تم کچھ سنجیدہ ہو گئے ہو، تم کچھ احمق ہو گئے ہو۔ تیرے آ جانے سے تو میری ہمت بڑھ گئی ہے ٹوبو۔ تیری محبت نے دل کے زخم ہرے کر دیے تھے، اور بس۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹوبو، تمہارا غلام حاضر ہے ماسٹر۔ نہیں ٹوبو، دوست، بھائی، ہم نے اپنے خون ملائے ہیں۔ وہ تمہاری بڑائی ہے ماسٹر، ٹوبو نے متاثر انداز میں کہا۔ اچھا، اب فضول باتوں کو ذہن سے نکال دو، وہائٹ کی تلاش کے لیے کوئی مؤثر اقدام اٹھاؤ، میں نے کہا، اور ٹوبو ہنسنے لگا۔ میں اپنی کوشش سے غافل نہیں ہوں ماسٹر، مگر اب اس احمق کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو گئے ہیں؟ احمق نہیں ہے ٹوبو، میں جانتا ہوں، لیکن وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ٹوبو نے کہا، اور میرے ذہن میں اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس مجھے ایک احساس تھا، اس خطرناک شخص کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ٹوبو اور میں سفر کرتے رہے، اور پھر شام جھک رہی تھی جب ٹوبو چونک کر رک گیا۔ اس کی ناک کچھ سونگ رہی تھی، اور پھر اس نے چاروں طرف چوہے کی طرح ناک چلاتے ہوئے گردن گھمائی، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بڑھنے لگا۔ میں نے خاموشی سے اس کا ساتھ دیا تھا۔ ٹوبو نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور اس کی تیز نگاہیں شام کے اندھیروں میں کچھ تلاش کر رہی تھی، اور پھر وہ ایک جگہ رک گیا جہاں جلی ہوئی راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔
उससे थोड़े फासले पर गोश्त की नुची हुई हड्डियां भी मौजूद थी, जो किसी छोटे जानवर की हड्डियां थी। टोबो ने एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। क्या ख्याल है मास्टर? मुमकिन है, मैंने कहा। मुमकिन नहीं, यकीनन व्हाइट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। कैसे कह सकते हो? कमाल है मास्टर, जंगल के लोग गोश्त इतने एहतमाम से नहीं खाते। ये खरगोश की हड्डियाँ हैं। साफ ज़ाहिर है कि व्हाइट यहाँ रुका है और ये ज़्यादा देर कबल की बात नहीं। ये कैसे कह सकते हो? अभी बताता हूँ मास्टर, टोबो ने कहा और फिर वो राख को रीदने लगा। चंद शायद के बाद राख से एक नन्ही सी चिंगारी झंकी और सर्द हो गई। क्या ख्याल है मास्टर? तुम्हारा ख्याल ही दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन तुम यहाँ तक किस तरह पहुँचे? नाक का इस्तेमाल? क्या मतलब? गोश्त भुनने की खुशबू काफ़ी देर तक फिजा में चकराती रहती है। ओहो, गोया ये तुम्हारी तेज़ नाक का कमाल है। लेकिन अब क्या ख्याल है उसे तलाश किया जाए? शाम झुक आई है मास्टर, और हम नहीं कह सकते कि व्हाइट को हमारे ताकब का इल्म है कि नहीं। अगर उसे इल्म हो गया तो वो वहाँ से ज़्यादा दूर निकल जाने की कोशिश करेगा और रात की तारीकी में हम उसे आसानी से ना तलाश कर पाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि यहीं कहीं क़याम किया जाए। दिन की रोशनी में हम बेहतर तौर से काम कर सकेंगे। ओके टोबो, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। हम आग भी रोशन नहीं करेंगे, चीफ के दुवो होशियार हो जाए। ठीक है। तब टोबो ने एक मुनासिब जगह तलाश की। और कौन से इंतज़ामात थे हमारे पास? बेसरोसामानी की कफ़ियत थी, चुनाचा क़याम के लिए एहतमाम क्या होता। अलबत्ता टोबो मुझसे ज़्यादा होशियार था। उसने खाने पीने का कुछ सामान साथ ले लिया था, जो इस वक्त काम आ गया, वरना भूखा रहना पड़ता, क्योंकि व्हाइट को धोखा देने की वजह से इस वक्त शिकार तो किया नहीं जा सकता था। खाने के बाद हम आराम करने लेट गए। टोबो ने रात के लिए किसी भी खतरे से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। काफ़ी देर तक हम खामोश बैठे रहे। मैं तो अपने ख्यालात में गुम था, लेकिन टोबो न जाने क्या सोच रहा था। जब मुझे उसकी तवील खामोशी का एहसास हुआ तो चौंक पड़ा। टोबो, मैंने उसे आवाज़ दी और वो चौंक पड़ा। चीफ, वो कोहनियों पर उठकर बोला। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चीफ, फिर भी बस यूं ही एक ख्याल जहन में उलझ रहा था। मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं मास्टर, मैं सोच रहा था कि आप व्हाइट के पीछे क्यों पड़ गए हैं। वो हमारा बिगाड़ ही क्या सकता है। बस टोबो, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो किसी सीधे साधे शख्स के लिए ख़तरा बन जाए। यही सोच रहा था, और कुछ नहीं। तुम्हारे साथी तुम्हें तलाश नहीं करेंगे, शायद करें बात, लेकिन कौन किसी का साथी है। बिल आखिर वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। टोबो ने एक गहरी सांस ली, और ना जाने क्यों टोबो के इस जवाब से मेरे दिल में एक हौक सी उठी और जहन में सन्नाटा फैल गया। हाँ टोबो, मेरे दिल बेअख्तियार एक आह निकल गई। क्या हुआ मास्टर? कुछ नहीं, फिर भी तुम्हारे जवाब पर गौर कर रहा था। वाकई इंसान के पास भूलने का फ़न मौजूद है। अगर वो भूलने का आदी ना हो तो कितनी यादें उसके दिल का नासूर बन जाएं। भूल जाना अच्छा होता है मास्टर। तूने कभी मोहब्बत की है टोबो? किसी लड़की से नहीं बास, बाकी सब ठीक है। टोबो ने कुछ इस अंदाज से कहा कि सोचने का अंदाज बदल गया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्यों, लड़की से क्यों नहीं? वो मोहब्बत के जवाब में क्या देती है मास्टर? सिर्फ चंद अदद बच्चे और उम्र भर की मुसीबत। हाँ, यही बेहतर है। इंसान आज़ाद है और अपने ही हम जिन्स से प्यार करे। फ़लसफ़ा अजीब है टोबो। मास्टर, मगर इस पर मैं कायम रहूँगा। ठीक है। मैंने गहरी सांस ली और यूं चंद साथ के बाद बोला, क्या यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? और तुमने मेरी फितरत से क्या अंदाज़ा लगाया है टोबो? बात सिर्फ यही नहीं है। बात अगर तुम अच्छे निशानाबाज हो, अच्छी गुफ्तगू करते हो, दोस्तों से अच्छी तरह पेश आते हो, टोबो तुम्हारा गुलाम तुम्हारे कुछ और औसाफ से भी वाकिफ़ है। मसलन बेहद शरीफ इंसान हो, तुम औरत को भी धोखा नहीं देते। हाँ टोबो, धोखा देना अच्छी बात नहीं, मैंने जवाब दिया और टोबो खामोश हो गया। यही मैं भी ख्यालों में गुम हो गया था। मैंने किसी लड़की को धोखा नहीं दिया था। हाँ, बात जुलेखा से शुरू हुई थी। मैंने जुलेखा से कभी इस अंदाज में बात नहीं की थी। वो मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार हो जाती। जुलेखा के बाद कहकशां, और कहकशां के तस्वर से मेरे दिल में एक दर्द जाग उठा। इलाही, मैंने तो इसके बारे में इस मुकद्दस जज्बे का इजहार किया था। मैंने बड़े प्यार से बहन कहा था। फिर उसका तस्वर धड़कनों में तब्दील क्यों हो जाता है? वो कौन सी दुआ थी जिसने दिल की दुनिया ही बदल दी? और अब जब कि मैं उससे इतना दूर हो गया हूँ, अब वो मेरे तस्वर में क्यों आबाद रहे?
मैं वो उठे हुए हाथ क्यों नहीं भूल पाता, लेकिन रहा धोखे का सवाल तो मैंने कैक्शा को भी नहीं धोखा दिया। और नूर जहाँ जैसी कोमल लड़की को भी मैंने गलतफहमी का शिकार नहीं बनाया। हालांकि मैं कोई बद इंसान होता तो नूर जहाँ गलत रास्ते पर आसानी से लग सकती थी। बहरहाल मेरे ज़मीर पर कोई ऐसा दाग नहीं था जो मुझे बेचैन करता। यहाँ तक कि कौसर की वजह से मैं सारी आसाइशें छोड़ दी। नवाब फिरोजुद्दीन जैसे मुखलस इंसान को मैंने नाराज़ कर लिया, क्योंकि मैं उसे भी मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैं नवाब साहब की ख्वाहिश से भी वाकिफ़ था। कौसर से मेरे सारे मामलात हमवार हो सकते थे, लेकिन मैं क्या करता, मेरी तो मंजिल ही दूसरी थी। ये सारी लड़कियां मेरे लिए काबिल एहतराम थी। उनमें से किसी को भी ज़िंदगी का साथी बनाया जा सकता था, लेकिन जिसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही ना हो, वो किसी दूसरे की ज़िंदगी को खुद से किस तरह मुंसलिक कर सकता है। मैं तो इब्तिदा ही से खुद को सबसे अलग थलग समझता था। शायद उसकी वजह वालिदैन और दूसरे लोगों की बेतवजही थी। ख्यालात की रेत चलती रही। फिर मुझे टोबो याद आया और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। टोबो साकत था। शायद वो सो चुका था या फिर यूं ही खामोश होकर सोच रहा था। टोबो, मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन जवाब ना मिला। तब एक गहरी सांस लेकर मैंने भी करवट बदल ली और ख्यालात से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तब नींद की देवी मेहरबान हो गई और हम दोनों जंगली दरिंदों और ज़मीन पर रेंगने वाले, दरख्तों पर बसने वाले हशरातुल अर्ज़ को भूलकर नींद की आगोश में हचकोले लेने लगे। फिर सूरज की किरणों ने आंखों में गुदगुदी की और हम जाग गए। टोबो एक गहरी सांस लेकर उठ गया और उसने चारों तरफ का माहौल देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड मास्टर, हमने तो इस जगह को अपनी कोठी का बेडरूम समझ लिया था। वाकई बड़ी गहरी नींद आई। रात को एक बार भी आंख ना खुली। अपनी भी सी कफियत थी मास्टर, लेकिन बहरहाल ये बड़ा खौफनाक था। क्या मास्टर? जंगल दरिंदों से भरा हुआ है और ना जाने रात को कौन कौन से कीड़े मकोड़े हमसे मुलाकात को आए होंगे और मायूस वापस चले गए होंगे। हैरत यह है कि किसी ने हम पर मशक क्यों नहीं की। दरिंदे इंसानों से बेहतर होते हैं मास्टर। उन्होंने हमें सोते देखा और हमारी नींद का एहतराम किया। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर, कोई भी दरिंदा अखवा कितना ही बदफितरत क्यों ना हो, साकत जिस्मों पर हमला आवर नहीं होता। शायद। मैंने तवील सांस ली। अब क्या प्रोग्राम है मास्टर? नाश्ता, मैंने जवाब दिया। और हाँ, टोबो उठ खड़ा हुआ। क्या पसंद करोगे मास्टर? भाई कुछ भी हो, ज़ाहिर है शिकार तो नहीं कर सकते। क्यों मास्टर? टोबो ने हैरत से कहा। फायर की आवाज़ से वाइट होशियार हो जाएगा। तुम्हारा गुलाम उसे होशियार ना होने देगा, टोबो ने कहा और फिर उसने अपने कोट के अंदरूनी हिस्सा खोलकर मेरे सामने कर दिया। उसमें लाशे के पिक में एक मखसूस अंदाज की लंबी लंबी छुरियां लगी हुई थी। ये क्या है? टोबो का खुफिया हथियार, टोबो ने जवाब दिया और फिर छलांग लगाकर एक तरफ दौड़ गया। मैं उसे देखता रह गया। उस हथियार से शिकार मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने थोड़े ही फासले पर टोबो को रुकते पाया। शायद कुदरत की तरफ से ही नाश्ते का बंदोबस्त हुआ था। वो हरन का एक बच्चा था जो ना जाने किस तरफ से निकल आया था और टोबो की निगाह भी उस पर पड़ गई थी। दूसरे लम्हे उसके हाथ में छुरी नजर आई, लेकिन हरन ने उसकी आहट महसूस कर ली। चुनाचा दूसरे ही लम्हे उसने जिस्त लगाई और उस वक़्त टोबो के हाथ से छुरी एक तेज़ सनसनाहट के साथ निकली। हरन के बच्चे ने कलाबाजी खाई और मैं हैरान रह गया। टोबो ने उसके अगले पाँव का निशाना बनाया था और फिर आन की आन में टोबो उसके सर पर पहुंच गया। उसने हरन की गर्दन काट दी और फिर उसके लटकाए हुए वापस चल पड़ा। चंद ही सायद के बाद वो मेरे पास पहुंच गया। नाश्ता जैसे हमारा इंतज़ार कर रहा था मास्टर, उसने खुश होकर कहा, मगर ये तुम्हारा हथियार खूब है टोबो। टोबो ऐसे चुटकुलों का माहिर है। जिमर का इस्तेमाल पूरे कबीले में मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ओह अच्छा, मैंने हैरत से कहा। हाँ मास्टर, मुझे भी सिखा दो टोबो। ज़रूर मास्टर, तुमने बढ़कर कोई चीज़ है मेरे लिए। टोबो हरन की खाल उधेड़ते हुए बोला। मोहब्बत है तुम्हारी टोबो। टोबो ने हरन साफ करके खुश्क लकड़ियाँ जमा की और फिर वो हरन भूनने लगा। थोड़ी देर के बाद हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते से फारिग होकर हमने सफ़र की तैयारियां की और चल पड़े। टोबो किसी शिकारी कुत्ते की तरह वाइट की बू सूंघ रहा था और मैंने अफ्रीका के इस अनोखे इंसान की बेपनाह सलाहियतों का दिल ही दिल में एतराफ़ किया। बिलाशुबा ऐसे निशानात मिल रहे थे जिनसे अंदाज़ा होता था कि वाइट हमारे आगे सफ़र कर रहा है। रात हुई, फिर दिन निकल आया। वाइट हमें नज़र नहीं आया था, लेकिन जगह जगह ऐसे निशानात ज़रूर मिल रहे थे
कि उनसे उसकी मौजूदगी का पता चलता था। टोबो की सलाहियतों से हम उसे गुम नहीं कर पाए थे। उसी शाम टोबो ने शिकार तीर करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है मास्टर, एक शख्स को हमारे ताक़ब का इल्म है। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सका टोबो। मेरा ख्याल है नहीं है। किस बुनियाद पर कह रहे हो? सीधी सी बात है मास्टर, अगर वो इल्म रखता तो ऐसे निशानात ना छोड़ता जिनकी मदद से हम उसके पीछे चलते रहते। टोबो ने कहा, बात वाकई सीधी सी थी। वाकई तुम्हारा ख्याल ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा होते तो हम ये भी सोच सकते थे बास कि वो हमें भटकाने और गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तन्हा वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात वाकई समझ में नहीं आती मास्टर। क्या? वो किन लाइनों पर चल रहा है? क्या मतलब ये कि क्या उसके पास कोई नक्शा है? अगर नक्शा नहीं है तो वो इस रास्ते पर किस उम्मीद के तहत बढ़ रहा है? तुम्हारे ख्याल में ये रास्ता किस तरफ जाता है टोबो? नीतिका की तरफ। टोबो ने जवाब ने मेरे जहन में सनसनी पैदा कर दी। मैंने हैरत से टोबो की तरफ देखा। क्या ये मुमकिन है टोबो? हाँ मास्टर। लेकिन कैसे? अफ्रीका की भूल भलियाँ मास्टर, और जो अफ्रीकी नहीं है वो बाज़ औक़ात इन भूल भलियों में ऐसे फंसते हैं कि फिर निकलने की एक ही सूरत रह जाती है। वो क्या? सिर्फ ये कि वह अपना बदन वहीं छोड़ जाएं और रूह को लेकर अफ्रीका से निकल जाएं। बदन को तो वहीं गलना सड़ना होता है, जिंदा वापस किसी तरह मुमकिन नहीं। ओह, टोबो के इस मजाक पर मैंने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि तुम इस रास्ते से भी वाकिफ़ हो।